तो मैंने महिलाओं की स्थिति देखी जी, बच्चों की जो स्थिति देखी वो मेरे दिल को झकझोर के रख दिया। मैं इनके लिए कुछ करूंगी, इन ऐसे लोगों के लिए काम करूंगी जो बिल्कुल समाज से वंचित हैं, जो जागरूक नहीं है, जो महिलाएं सशक्त नहीं है। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां हमारे बच्चे अनपढ़ हो रहे हैं, कहाँ कैसे विकास करेगा ये देश। अगर एक महिला को मैं सशक्त बना रही हूँ तो एक महिला एक परिवार में बदलाव ला सकती है। एक परिवार में अगर बदलाव आता है तो एक समाज में बदलाव आएगा। तो मुझे भी लगता है कि मैं शायद अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अच्छा कुछ कर सकती हूँ। किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो उसे गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा दे दीजिए। 2 रोटी देने से बेहतर है, क्योंकि वो शिक्षा पा करके खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और किसी का एहसान भी 2 रोटी के लिए नहीं लेगा। अगर कोई भी पिछड़ा राज्य आगे बढ़ता है तो उसमें एनजीओ की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। साथ ही ऐसे कुछ निस्वार्थ लोगों की जो बिना स्वार्थ के कह सकते हैं कि पिछड़े समाज के जो लोग होते हैं, तब गरीब बच्चे होते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे साथ हैं लता राज फाउंडेशन की डायरेक्टर खुद लता राज जी यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू सो मच। बता दें इनके बारे में कि बाकायदा एनजीओ के जरिए जो गरीब बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो बिल्कुल सशक्त नहीं हैं, जो कॉन्फिडेंट नहीं हैं, उनको लेकर के इनके सेंटर्स जो हैं वो सिर्फ शेखपुरा से शुरुआत करी है। 25 सेंटर्स वहाँ हैं और नालंदा में अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वहाँ 2 सेंटर्स खोले जा चुके हैं जहाँ हजारों बच्चे और महिलाएं जो हैं खुद सशक्त हो रहे हैं। और फिर इनका अब ये आइडियोलॉजी है कि इनका ये रणनीति है कि पूरे बिहार में इस तरीके से विस्तार किया जाए। तो मैम सबसे पहले आपका सवाल होगा कि क्या ऐसा आपके दिमाग में आया था कि आपने सोचा कि एक एनजीओ बनाया जाए और इस फाउंडेशन के जरिए जो है लोगों की मदद की जाए। तो वो जो एक इंस्पायरिंग मोमेंट होता है वो कौन सा रीज़न कौन सा रहा? जी जी, सबसे पहली बात तो मैं बता रही हूँ कि इस संस्था को बनाने के पीछे क्या मंशा थी। मैं एक्चुअली जिला परिषद का चुनाव लड़ा था मैंने पिछले पंचायती राज चुनाव में। किस वर्ष में? अभी जो लास्ट पंचायती राज चुनाव हुआ 2022 में। ठीक। तो मैंने इसमें जो चुनाव लड़ा था तो मैं जब गांव का दौरा कर रही थी तो जब पहली बार दौरा किया तो मुझे थोड़ा सा कुछ तो एहसास हुआ। फिर सेकंड बार मैं सब जगह मैं एटलीस्ट कम से कम मैं 6 बार घूमी है, सब जगह गांव का दौरा किया। तो जो मैंने महिलाओं की स्थिति देखी, बच्चों की जो स्थिति देखी, वो मेरे दिल को झकझोर के रख दिया। उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं हारूं या जीतूं, मैं इनके लिए कुछ करूंगी, इन ऐसे लोगों के लिए काम करूंगी जो बिल्कुल समाज से वंचित हैं, जो जागरूक नहीं है, जो महिलाएं सशक्त नहीं हैं, उनकी बहुत सारी उनके लिए पावर है, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो उनसे अनभिज्ञ पता नहीं। तो मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं हारूं या जीतूं, मैं आऊंगी और इनको अवेयर करूंगी। सबसे पहले तो इनको मैं जागरूक करूंगी कि आपके लिए क्या है, आप कितनी पावरफुल हैं, आप क्या रोल अदा करती हैं इस समाज के लिए। तो उस समय फिर ये मैं बदकिस्मती कहें या जो भी कहें लोगों को मैं दिल में, हालांकि मैंने घर बनाया, लोग मुझे बहुत प्यार सम्मान दिए, लेकिन मैं हार गई 150 वोट से मात्र। जी, बहुत ज्यादा खास अंतर भी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं गांव की तरफ कभी गई नहीं थी, बहुत साल हो गए थे और मैं गई और मुझे इतना वोट मिला, इतना लोग मुझे प्यार दिए, कितना वोट दिए उससे मतलब नहीं, मतलब कि हर बच्चे के जुबान पे मेरा नाम था। तो मुझे लगा कि मैंने कुछ कमाया है, तो अब इनको मुझे वापस करना है। तो मैंने सोचा कि अब आप किसी चीज के तहत ही आप काम कर सकते हैं, या तो आपके पास कोई पावर होना चाहिए या फिर कोई संस्था होनी चाहिए, कोई बैनर होनी चाहिए। तो मैंने ये संस्था का निर्माण किया, लता राज फाउंडेशन, जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम शबनम लता भी हुआ। तो मैंने ये संस्था बनाया। तो मैंने सोचा कि अब अगर मैं ये संस्था बनाई तो सिर्फ उनके नीड्स के कारण, उसके पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था जागरूक करना, उसके बाद मैंने ये संस्था बनाई। 2-4 मीटिंग मैंने किया, फिर मुझे लगा कि मैं करूंगी क्या अब इनके लिए, तब जाकर के संस्था बनाया मैंने। उसके बाद ये मैंने स्टार्ट किया कि गाँव में जाती हूँ, पहले तो मैं महिलाओं को जागरूक करती हूँ कि इसको जो मैं चला रही हूँ अभियान सिलाई सेंटर का, महिलाओं को सिलाई सिखा। इसी पे मेरा अगला सवाल था कि जो आप एनजीओ चला रही है, ठीक है, इस एनजीओ के जरिए आपने कहा कि हम महिला को सशक्त करते हैं, तो किस जरिए करते हैं? आपने बच्चों के बारे में जिक्र किया कि उनको भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो पूरा क्या है पूरे एनजीओ का प्रोसेस, जहां और किस किस तरह की शिक्षा दी जाती है और कैसे आप बच्चों और महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं? एग्जैक्टली, मैं वही बता रही हूँ आपको कि जैसे मैं महिलाओं के लिए निःशुल्क
सिलाई सेंटर खोली हूँ मैं। Okay. उनको मशीन देती हूँ मैं, वहाँ पे 2 मशीन लगाती हूँ, हमारा एक बैनर होता है उसमें हमारा नंबर भी होता है, इसलिए दिया मैंने कि कल को किसी को कोई परेशानी हो तो पर्सनली किसी को नंबर ना लेना। और उसके बाद मैं एक ट्रेनर रखती हूँ, उसी गाँव की महिला को रखती अच्छा। हूँ, जिनको एक छोटा सा कुछ भी उनको इंसेंटिव आप समझे कि मैं उनको मंथली कुछ देती हूँ, ताकि उनको लगे कि मैं 2 घंटा अगर टाइम यहाँ पे दे रही मुझे हूँ, कुछ मिल जा रहा है, मैं समाज सेवा कर रही हूँ। पर वो बेरोजगारी से जूझ रहे जी। हैं, वो समाज सेवा कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बहुत छोटे सा अमाउंट देती हूँ मैं उनको, वो भी समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको घर में दिया जलाने के लिए भी कुछ मिलना चाहिए जी, उनको। जी। तो मैं ऐसी महिला को भी रखती हूँ जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है थोड़े से पैसों जी। की, मैं उनको रखती हूँ सिलाई सिखाने के लिए। अब वो लड़कियों को, महिलाओं को मैं प्रायोरिटी ज्यादा देती हूँ लड़कियों की, कि कल की उनकी शादी हो जाती है तो वो चली जाएंगी इस गांव से, तो उसके बाद मैं महिलाओं को भी रखती हूँ। मेरा टीम चलता है, जैसे 25 लड़कियों महिलाओं का एक बार में सिखाया, 3 महीना में कंप्लीट हो जाता है वो कोर्स। और उनको पहले तो मैं ये जागरूक करती हूँ कि कपड़ा ऐसा चीज है, दुनिया का हर इंसान सिल के पहनता है, राइट। तो आप कहीं भी जाएंगे, शादियों के लड़कियां अगर चली गई तो जहां जाएंगी वहां एटलीस्ट कम से कम अगर आप 2 सिलाई मशीन लगा दिए तो आप अपना घर का खर्चा मंथली आराम से निकाल सकते हैं। और ऐसी लड़कियों को बोलते हैं जो गांव में रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि मुझे नौकरी करना है, ये छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं वो, कि अगर कोई स्किल हाथ में आ जाए तो बिल्कुल वो अपने पैर पे खड़ी हो सकती है। कोई भी जो आपके अंदर अगर टैलेंट आपने कुछ सीख लिया वो कभी जाया नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपको काम आ जाता है। चलिए, तो इस तरह से मैं उनको सशक्त बनाती हूँ। और बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है आपके एनजीओ में? बच्चों के लिए है कि जैसे मैं गांव जब घूमती थी तो मैं कुछ ऐसे गांव गई जहाँ पे एक भी बच्चे नहीं पढ़ते थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं करती हूँ सरकारी चीजों पे, वो उनका अपना तरीका है, क्या करते नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ वो मैं देखती हूँ। तो वहाँ मैंने देखा कि सरकारी स्कूलों की बहुत दयनीय स्थिति है, टीचर नहीं आते हैं, स्कूल भी खराब पड़ा हुआ है, पूरा वीरान पड़ा हुआ है, टूटा फूटा खंडर है, कुछ ऐसी एरिया है जहाँ पे रोड भी नहीं जाता उस गांव में। मैं पैदल चल के जाती, सेंटर ऐसे जगहों पे है। हाँ एग्जैक्टली। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं, तो लोग बोलते थे कि मैडम हमारे बच्चे बिल्कुल अनपढ़ हो गए हैं। मुझे बहुत खराब फील होता था कि आज के 21वीं सदी में मतलब हमारे ऐसे ऐसे गांव हैं जहां हमारे बच्चे अनपढ़ हो रहे हैं, कहाँ कैसे विकास करेगा ये देश। आप समझ ही सकते हैं इस चीज को कि अगर एक महिला को मैं सशक्त बना रही हूँ तो एक महिला एक परिवार में बदलाव ला सकती है। अगर वो सशक्त होती है, आत्मनिर्भर बनती है, तो एक परिवार में अगर बदलाव आता है तो एक समाज में बदलाव आएगा, समाज से राष्ट्र में, राष्ट्र से भारत, मतलब एक देश में, और ये देश विकसित होगा। तो आधार तो गांव है, ग्रामीण, हमारी जो ग्रामीण जनता है उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल। या सरकार को या एनजीओ, जो भी एनजीओ, हमारी एनजीओ बहुत सारे शहर में चलती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में लोग नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत मेहनत है। मैं जाती हूँ, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, गाँव में जाती हूँ, आसान नहीं है वो करना जो मैं कर रही हूँ। मैंने देखा कि शहर में बहुत लोग करते हैं सब एनजीओ का काम, लेकिन गाँव में लोग नहीं जाना चाहते हैं। और हम कहते हैं कि हमारा जो है आधार गांव से जुड़ा हुआ, ग्रामीण लोगों से जुड़ा, भारत की आत्मा ही गांव में बसती है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो हम नहीं छोड़ सकते उसको। तो हमारे बच्चों के लिए ये था कि निःशुल्क सेंटर हमने स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं गांव के ही युवा लड़के को या लड़की को रखती हूँ जो थोड़ा सा इंग्लिश जानते हो, जो बाहर पढ़े या फिर छोटे छोटे जगह जाके पढ़ के आ गए, वो भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो मैं उनको भी कुछ दे देती हूँ। 2 घंटा वो पढ़ाते हैं। मैं उनको ये बोलती हूँ, उनको मैं पहले ट्रेनिंग देती हूँ कि सबसे पहले तो हमको बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, जो भी बात करने का तरीका हुआ, बैठने का तरीका हुआ, आप उनको पहले वो सिखाएंगे, सबसे जरूरी चीज। एग्जैक्टली। उसके बाद मैं थोड़ा इंग्लिश सिखाती हूँ उनको, मैथ सिखाती हूँ, जीके। अच्छा, आपके जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी संख्या लगभग आप बता सकते हैं? ऑलमोस्ट 1000 बच्चे हमारे पास। आपने जो 25-27 13 सेंटर है हमारा सिलाई सेंटर, सॉरी ये कोचिंग सेंटर, निःशुल्क कोचिंग सेंटर। 1000 बच्चों को पढ़ा, 1000 बच्चे, हर जितने भी निःशुल्क हमारे जो कोचिंग सेंटर है उसमें हर जगह 100 से ऊपर बच्चे हैं हमारे पास। चलिए, तो अगला सवाल ये होगा कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं, मात्र 150 वोटों के अंतर से आप चुनाव हार गई। उस वक्त आप कहती हैं आपको कोई जानता भी नहीं था अच्छे तरीके से, गांव में पहली बार रुक करी। अब जब आपके 25 से 27 सेंटर्स हो गए, आप कहते हैं कि आपके 17 सिलाई सेंटर्स हैं लगभग, आपके यहाँ 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इलाके में तो आपकी लोकप्रियता बढ़ी होगी। हाँ बिल्कुल बड़ी है। जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं चुनाव लड़ी थी तो मैं अपने मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पिताजी हैं, उनके नाम से मैं जानी जाती थी। आज मुझे लोग मेरे नाम से जानते हैं, मुझे लोग बहुत इज्जत सम्मान देती हैं, खास की महिलाएं जो है या फिर गांव के युवा लोग भी, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि ये कुछ बदलाव लाएंगी।
आपके जो पिताजी हैं, आपने जब जिक्र किया, उनका नाम सतीश कुमार है और बिहार की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ कह सकते हैं उनको। बिल्कुल। तो उसके बावजूद आप खुद की पहचान बनाने में लगी हैं और लगातार जो है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? आप जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं, तो क्या कोई है एम्बिशंस पॉलिटिकल कि आपको उस तरफ रुख करना है ताकि आप और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर आएगा? क्या कमेंट करेंगे इसमें? बिल्कुल, एक्चुअली देखिए, मेरे पापा को कौन नहीं जानता है पूरे बिहार में जी। मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ, आज भी सीखती हूँ कि वो कभी गिव अप नहीं करते हैं। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर, सिद्धांतों पे टिके होते हैं, सिद्धांत पे टिके बिल्कुल, वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। अगर वो गिरते भी हैं तो वो तुरंत में उठ जाते हैं और उठ के चलना शुरू, नहीं दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो खैर उनकी अब है, वो बहुत ही जमीन से उठे हुए नेता है, कम्युनिस्ट भी रह चुके हैं। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी हूँ। लेकिन मेरा क्या है कि नाम से आप सिर्फ आप लोगों से नहीं जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो बहुत नाम है उनका, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत से लोग नाम लेते हैं उनका, क्योंकि कुर्मी चेतना महरैली के महानायक रह चुके हैं वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मुझे अपनी पहचान बनानी है तो मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, उनका दुख तकलीफ मुझे जानना होगा। और मैं इसीलिए गांव की तरफ रुकी हूँ, क्योंकि मैं उनसे जुड़ना चाहती हूँ, उनके दुख तकलीफ में जीना चाहती हूँ, तभी मैं उनके लिए आगे भी कुछ काम कर सकती हूँ। और रही राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो बिल्कुल है, क्योंकि मैं इसी परिवेश में रही हूँ बचपन से। समाज सेवा मेरा शुरू से मेरी भावना रही है। कुछ लोग इस सवाल पे कहते हैं कि नहीं, मतलब कटने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, आप खुल के स्वीकार करें मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। तो इसके पीछे कॉन्फिडेंस की क्या वजह, क्या तर्क है कि हाँ मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा सामाजिक कार्य कर रही हूँ, हमारे यहाँ 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, महिलाओं को मैं जो है सशक्त कर रही हूँ, लेकिन हाँ हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। ये कॉन्फिडेंस किस वजह से? वजह ये कि मैं चाहती हूँ कि उनके लिए मैं और अच्छे से कुछ काम करूँ। ऐसे अगर मेरे पास कोई पावर आता है तो मैं मतलब मैं स्ट्रांग होकर के और ताकतवर बन के उनके लिए काम करूंगी, और ये काम मैं करूंगी चाहे मुझे मौका मिले ना मिले। अगर लेकिन मैं काम कर रही हूँ कुछ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा मौका मिले कि मैं एक बार उनके लिए इतना मतलब ऊपर जाऊं कि उनके लिए सारा काम मैं अपने से कर सकूं। मुझे किसी की जरूरत, बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि किसी कोई हेल्प भी करता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं करते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि पावर भी होना बहुत जरूरी है। थोड़ा मैं ऐसे भी कर सकती थी, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर वो है भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स का वो जीन है। तो इसी माहौल में रही हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मैं शायद अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अच्छा कुछ कर सकती हूँ। हाँ, कुछ ऐसे नेत्री रही हैं जिन्होंने पंचायत के स्तर पे काफ़ी बढ़िया काम किया और फिर अचानक हाईलाइट में आई और फिर उनका कद राजनीति में अचानक बढ़ा। तो आपकी की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और बाकायदा आपने दिखा दिया है कि मैं जिला परिषद का चुनाव हारी, लेकिन फिर भी संघर्षरत रही और लगातार महिलाओं और बच्चों के लिए आप लगातार काम कर रही हैं। एक और सवाल पूछना चाहेंगे, अभी आपके 27 सेंटर से आपने कहा और जब बातचीत हो रही थी आपने जिक्र किया कि मैं चाहती हूँ कि पूरे बिहार में अपने एनजीओ का विस्तार करूँ, तो उसको लेकर क्या आपका प्लान है? तो मैं वही बता रही हूँ, सब एक दूसरे से लिंकअप है। अगर मुझे बहुत ज्यादा कुछ सपोर्ट मिलता है, पावर मिलता है, मैं पूरे बिहार में इसका विस्तार करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी ही मुझे हर जगह से लोग मुझे कॉल करते हैं कि मैडम हमारे यहाँ भी आइए, महिलाओं को थोड़ा जागरूक कीजिए, सशक्त कीजिए। तो मेरे पास संसाधन की कमी है, मेरे पास थोड़ा बूस्टअप करने की कमी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास वही महत्वाकांक्षा है। अगर मतलब आप अगर समझेंगे कि ये गलत है तो गलत नहीं है ये। मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं उनके लिए अच्छे लोगों का राजनीति में आना जरूरी है। बिल्कुल, मैं जब डेटा भी बताता है, हारने के बाद चाहे विधानसभा की बात कर लीजिए या फिर लोकसभा राज्यसभा की, वहां पे है कि गलत छवि के लोग ज्यादा हैं जिन पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगे। तो ऐसे में जरूरत है कि जो समाजसेवी हो, जिनकी बेदाग छवि हो, ऐसे राजनीति में तो बेहतर है। एक बात लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, जब बातचीत हो रही थी तो आप जिक्र कर रही थी कि कुछ ऐसी महिलाएं आई थी जो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी, जो खुल के बोल नहीं पाती थी, और अब ऐसा हो गया है कि वो मंच पे चढ़ के भाषण दे रही हैं और सुनने पर यकीन नहीं हो रहा कि वो वही महिला है। तो इसके पीछे जो आपने अनुभव किया, जो आपका ऑब्जर्वेशन रहा, वो क्या रहा, इसके बारे में? एक्चुअली जब मैं स्टार्ट की थी तो मैं बता रही हूँ कि मुझे काफी मशक्कत करना पड़ा, और आज भी मैं कर रही हूँ और आगे भी मुझे भी बहुत इंट्रोवर्ट रहती हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग बोलती नहीं है ज्यादा, कुछ घूंघट लेती हैं। चलिए, हमारे कल्चर है, गाँव में हमारा कल्चर है कि घूंघट लेना, जो भी कुछ घरों में ऐसे आज भी है। तो मैं बोलती हूँ कि अपना कल्चर को फॉलो करें, लेकिन इतना न पिछड़ जाए कि हम बराबर भी नहीं आ सके, आगे तो बढ़ने की बहुत दूर की बात है। तो मैं ऐसे महिलाओं के लिए उनको बहुत ज्यादा जागरूक करती हूँ, लड़कियों को खास के, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है।
वो अभी कुछ जगह आप ऐसा देखेंगे कि हमारी महिलाएं बिल्कुल अनपढ़ हैं। मुझे आश्चर्य होती है कि मतलब मुझे तकलीफ भी होता है कि अब मैं इनके लिए क्या सोचूं कि मैं तो लड़कियों बच्चों को पढ़ा रही हूँ कि चलो 5 साल बाद वो पढ़ के एक अच्छा इंसान बनेंगे, गांव का भी विकास होगा, गांव की भविष्य अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब वो महिलाओं के लिए क्या करूं जहाँ पे मुझे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बोलती है, जैसे अभी जीविका दीदी का जो चल रहा है, तो कुछ महिलाएं बोलती हैं कि हम लोग जब से ये स्टार्ट हुआ बैठे तो सिग्नेचर करना सीख गए एटलीस्ट। तो बहुत तकलीफ होती है कि महिलाएं भी इतनी, मतलब एक गांव तो मैं गई थी जहाँ पे, अब मैं क्या बताऊं, थोड़े ऊंचे समाज के भी लोग थे, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सारे अनपढ़ हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ये वही है, सामान्यता नहीं होने के कारण ये होता है कि बेटा और बेटी में जो फर्क होता है कि बेटों को पढ़ा दिया जाता है, बेटी को छोड़ दिया जाता है कि बस इनकी शादी कर दिया। पैसे जमा कर रखना है, आज भी है, गांव में आज भी है, 21 साल की लड़की हुई नहीं, 18 साल की लड़की हुई नहीं कि उसकी शादी कर दी जाती है। आप उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, मौका तो दें। मैं इस चीज के लिए भी जागरूक करती हूं। चलिए, ऐसे तो कहा था, लास्ट सवाल, एक लास्ट और सवाल और पूछ लेते हैं कि राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि जो बाहुबली किस्म के लोग होते हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे से भरपूर होते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में ज़्यादा मौका मिलता है। तो लगता है कि आप जैसे लोग इस मामले में पिछड़ जाते हैं कि पॉलिटिक्स में, क्या आप जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज में? नहीं, ये तो सही बोल रहे हैं आप कि हम जैसे लोग को मौका कम मिलता है, जो काम करते हैं उनको कम मौका मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें मैं इस पे क्या बोल, बिल्कुल है, मुझे भी तकलीफ होती है कि हम जैसे लोग को मौका मिलना चाहिए जो पहले से ग्राउंड लेवल पे काम कर बिल्कुल, और वो सोच रखते हैं कि हार हो या जीत हो हम आएंगे और आपके लिए काम। कोई एक तर्क देते हैं कि अगर महिला राजनीति में ज्यादा आएंगी तो कहीं ना कहीं हिंसा या जो भड़काऊ भाषण जैसे मसले कम हो जाएंगे, क्योंकि औरतें जो हैं वो काफी संवेदनशील होती हैं। क्या ये आप मानते हैं कि चाहे वो देश की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो, वहाँ पर महिलाओं को समान भागीदारी मिलनी चाहिए जो तक नहीं मिल पाया है? बिल्कुल, ये जो आरक्षण की बात होती है, मैं तो चाहती हूँ कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें समान भागीदारी चाहिए। अगर कोई एहसान नहीं चाहिए, बिल्कुल, अगर सामने कोई मेल फाइट कर रहे हैं तो मैं खड़ी होगी, गट्स होनी चाहिए कि मैं मैं खड़ी होंगी, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए कि सामने भी महिलाएं होनी चाहिए, मैं उनसे भी फाइट कर सकती हूँ। तो इसके लिए हमें सशक्त होना पड़ेगा, हम महिलाओं को ही जागना पड़ेगा। चलिए हमारे साथ जो है लता राज फाउंडेशन की डायरेक्टर जो हैं वो लता राज थी, और बाकायदा ये एनजीओ के जरिए काफ़ी बढ़िया काम कर रही हैं, और खुल के इन्होंने बता दिया कि हाँ मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। सबसे पहले इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, 150 वोट मात्र अंतर से हार गई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि उस वक्त में नई आई थी, लेकिन अपने बातचीत करने के अंदाज से लोगों का दिल जीता। हालांकि 150 वोट के अंतर से हार गई। अब जो है इन्होंने बाकायदा 27 सेंटर्स खोले हैं, हजारों बच्चों को पढ़ा रही हैं, कई महिलाओं को सख्त कर दिया है, और साफ तौर पे कबूल करती हैं कि हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, क्योंकि हम जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तभी जो है बिहार आगे बढ़ेगा, लोगों को जो जरूरतमंद है उनको मदद मिल पाएगी। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।